लीगल लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आती, ना लॉ समझ में आता है। और बेर एक्ट की तो बात ही मत कीजिए, खोलते ही कोई एक ऐसा शब्द आ जाता है जिसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा होता है। पता नहीं क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बनाई है आफ्टर ऑल, जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। अगर आप भी इन्हीं सब बातों से परेशान हैं तो देन दिस इज द प्लेटफॉर्म जो आपके लिए काम आसान कर देने वाला है। सो वेलकम टू जुडिशरी गोल्स यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लेकर के आ रहे हैं एक नई सीरीज डिकोडिंग द बेयर एक्ट, जिसमें बेराट के वो शब्द जो दिखने में बड़े सिंपल से है लेकिन जिनका मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आप सबको हैरान और परेशान कर देते हैं, उन्हीं शब्दों को यहाँ पर हम डिकोड करेंगे, उनके मतलबों को समझेंगे, लेकिन एक बहुत ही आसान तरीके से, एक बहुत ही फनी या आप कह सकते हैं फन तरीके से समझेंगे, जो बहुत एकेडमिक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के जो दो शब्द है जिनको हम समझेंगे वो दोनों शब्द है नॉट विथ स्टैंडिंग एंड सब्जेक्ट टू। अब ना कई बार आपने देखा होगा अपने आप को ही ये कंप्लेन करते हुए कि ये क्या सेंटेंस है, इसकी शुरुआत ही नॉट विथ स्टैंडिंग से हो गई है, अब आगे की बात तो हमें नहीं समझ में आने वाली है ना। हमारे दिमाग में ये प्री ऑक्यूपाइड नोशन आ जाता है क्योंकि हमें नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड ही नहीं समझ में आता कि इस वर्ड का आखिर मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है आखिरकार ये शब्द। ऑन द अदर हैंड, जैसे ही हम सब्जेक्ट टू देखते हैं किसी पैराग्राफ के एंड में, हमें लगता है अरे लो, हो गई बात खत्म, है ना, क्योंकि जितना कुछ समझा था अब उस सारी बात का मतलब बदल जाने वाला है इस सब्जेक्ट टू वर्ड के आ जाने के बाद में। सो ये बिगनिंग में आने वाला नॉट विथ स्टैंडिंग और एंड में आ जाने वाला सब्जेक्ट टू हमें कई बार बहुत परेशान कर देता है। पूरा जो हमने एक अपना फोकस सेट किया होता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ अ फ्रेज या टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ द प्रोविजन, वो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है जैसे ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सत्य है कि इन शब्दों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जुडिशरी गोल्ड है आपके साथ में और आपको इन वर्ड्स का मतलब समझाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग के साथ में, और एक बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगी कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो। सो प्राइमरीली स्टार्टिंग विद नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ समथिंग या इन स्पाइट ऑफ समथिंग या इररिस्पेक्टिव ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज के होते हुए भी अगर कुछ और हो रहा है तो वो नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड की वजह से हो रहा है। ठीक है, अभी और क्लियरली हम इसको समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, सो नॉट विथ स्टैंडिंग बेसिकली सेज कि इवन इफ देयर इज अनदर प्रोविजन व्हिच सेज समथिंग एल्स, मेरा मतलब तो कुछ और ही है, मैं ये बात नहीं कहना चाहता। ठीक है, या मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, पापा ने कहा, एग्जाम्पल क्या है, डैड सेज नो पिज्जा टुडे, बट मॉम सेज नॉट विथ स्टैंडिंग व्हाट योर फादर सेड, यू कैन हैव वन स्लाइस, यानी कि पापा ने मना कर दिया कि नहीं, कोई पिज्जा नहीं मिलने वाला आज। मम्मी ने कह दिया नॉट विथ स्टैंडिंग वट एवर पापा इज सेइंग, यू कैन हैव वन स्लाइस, यानी कि पापा कुछ भी बोल रहे हैं बोलने दो, एक पिज्जा का स्लाइस तो तुमको मिल सकता है। यानी कि जब आप ये एटीट्यूड शो कर दो ना कि कहने दो कहने वाला जो कह रहा है, ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट इट, दैट इज व्हाट नॉट विथ स्टैंडिंग कन्वेज टू अस। ठीक है, थ्रू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि भाई अगर एक्ट में कोई प्रोविजन है जो नॉट विथ स्टैंडिंग से शुरू हो रहा है तो समझ जाओ कि ये प्रोविजन अपने आप में केयर फ्री है। ये प्रोविजन पिछली सभी बातों को या पिछली किसी भी बात को जो मौजूद है वहां पर बेर एक्ट में या प्रोविजन में, उसको इग्नोर करके अपना एक अलग मतलब सेट कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही नॉट विथ स्टैंडिंग लग जाता है ना, द प्रोविजन विच has notwithstanding gives an overriding और गेट्स एन ओवरराइडिंग पावर, जैसे कि यहाँ पे मदर के सेंटेंस में ओवरराइडिंग पावर है। ठीक है, फादर ने कहा कि भाई कोई पिज्जा नहीं मिलने वाला, बट मम्मी ने कह दिया notwithstanding what your father says you will get one slice। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बिकॉज शी यूज्ड द वर्ड notwithstanding, she has given the winning sentence after all and she wins। ठीक है, उनकी उनकी बात अल्टीमेटली क्या होगी, मान्य होगी। क्लियर? सो नॉट विथ स्टैंडिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम एक लीगल एग्जाम्पल के साथ बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपको लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए आसान है। लीगल एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। लीगल एग्जाम्पल क्या है, imagine a section that says every employee retires at 60, and then there's another section that says notwithstanding anything contained elsewhere in this act, judges shall retire at the age of 65। यानी कि आपने एक जनरल क्लॉज दिया कि क्या होगा, सभी लोग 60 की उम्र पर रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आपने उसी बात को कॉन्ट्रवीन करने के लिए, उसी बात को ओवरराइड करने के लिए, आपको अगर कुछ कहना है तो आप क्या करेंगे, आप नॉट विथ स्टैंडिंग यूज कर लेंगे, जो आपने यहाँ पर किया। और आपने क्या कह दिया कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एल्सवेयर इन द एक्ट, कि भले ही पूरा एक्ट में कहीं भी कुछ और लिखा हो, लेकिन जजेस जो है वो 65 की उम्र पर ही रिटायर होंगे। ठीक है, तो नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब जो है, या नॉट विथ स्टैंडिंग का पर्पस जो है, वो बेसिकली किसी भी प्रोविजन को ओवरराइड करके अपना एक अलग मतलब सेट करने के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब अर्लियर रूल जो है आपका, ये जो आपका पूरा का पूरा रूल है, नाउ दिस रूल विल बिकम completely unimplementable in the case of the judges।
ठीक है, कि हाँ भाई रूल है दैट एवरीबडी रिटायर्स एट 60, बट व्हेन इट इज अबाउट जजेस दे विल रिटायर एट 65 बिकॉज हमने क्या वर्ड यूज किया, नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, सो अगर हम इस वर्ड के स्पिरिट की बात करें, अगर हम स्पिरिट ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग की बात करें या एसेंस ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग की बात करें, या एक होता है ना एक कोर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे किसी व्यक्ति का एक कोर कैरेक्टरिस्टिक होता है, वैसे अगर हम इस नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड के कोर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट बेसिकली सेज दैट आई नो द रूल एग्जिस्ट बट आई डोंट केयर, या मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे मालूम है रूल है बट आई एम इग्नोरिंग इट कंप्लीटली। ठीक है, इट इज मोर लाइक अ बुलडोजर प्रोविजन विच बुलडोजेस द प्रीवियस प्रोविजन। जैसे हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में पढ़ा कि हाँ भाई ये हमें मालूम है कि सबके रिटायरमेंट एज 65 है, बट जो क्लॉज है नॉट विथ स्टैंडिंग वाला उसने क्या कर दिया, उसने प्रीवियस जनरल रूल को बुलडोज करके क्या करा, या ओवरराइड करके क्या कर लिया, अपना एक नया प्रिंसिपल सेट कर दिया फॉर दी जजेस की, जहां पर उनकी एज 65 बता दिया रिटायर होने की। ठीक है, इट बेसिकली क्रशेस एवरी कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन। अगर कोई भी प्रोविजन है जो उस प्रोविजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जिस प्रोविजन में नॉट विथ स्टैंडिंग लगा है, तो वो प्रोविजन डेफिनेटली हार जाने वाला है। नॉट विथ स्टैंडिंग वाला प्रोविजन ही क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो बस ये बात सबसे मोटे मोटे तौर पे आप लोग समझ जाइए कि नॉट विथ स्टैंडिंग जिस भी प्रोविजन के साथ लगा है वो प्रोविजन के पास ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है, या उस प्रोविजन के पास प्रीवियस लॉज को या प्रीवियस प्रोविजंस को बुलडोज करने का पावर होता है, या जिस भी प्रोविजन की वो बात करें उस प्रोविजन को बुलडोज करने की पावर होती है। अब आते हैं सेकेंड वर्ड पे विच इज सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू बेसिकली मीन्स डिपेंडेंट अपॉन या कंट्रोल्ड बाय और कंडीशनल अपॉन, ठीक है, या कंटेंजेंट अपॉन, जहां पे आप किसी कंडीशन से और बंधे हुए हैं, जहां पे आप दूसरे कंडीशंस के पूरे होने पर ही अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, सो सब्जेक्ट टू जिस प्रोविजन के साथ लगा हुआ है ना, उस प्रोविजन को दूसरे प्रोविजंस को पहले ओबे करना पड़ता है, यानी कि अगर पिछला प्रोविजन ओबे कर रहा होगा तभी ये वाला प्रोविजन जिसमें सब्जेक्ट टू लगा है क्या होगा, अबाइडिंग होगा या इन्फोर्सेबल होगा। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा मैं आप लोगों को। मॉम सेज यू कैन गो फॉर अ मूवी, देन शी एड्स सब्जेक्ट टू योर फादर गिव्स परमिशन और सब्जेक्ट टू योर फादर्स परमिशन, यानी कि आप मूवी देखने जा सकते हो बशर्ते, सब्जेक्ट हुआ मतलब क्या है, बशर्ते, यानी कि इफ एट ऑल योर फादर गिव्स द परमिशन, सो वेदर यू विल गो टू द मूवी और नॉट इज डिपेंडेंट अपॉन योर फादर्स परमिशन, है ना। यानी कि यहाँ पर ये जो मम्मी ने प्रोविजन क्रिएट किया है, उस प्रोविजन के पूरे होने के लिए ये जरूरी है कि ये वाला फादर की परमिशन वाला प्रोविजन पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर ओनली इफ father gives the permission or the dad gives the permission, only then you can go to the movie. So your movie watching would be dependent upon what, dependent upon your father's permission. ठीक है, तो जहां जहां subject to लग गया उसका मतलब क्या है कि अब आपको कुछ और परमिशन भी लेनी पड़ेगी, अब आपको कुछ और फुलफिलमेंट भी करना पड़ेगा। क्लियर, इसी का एक हम लीगल एग्जाम्पल लेते हैं। गवर्नमेंट में, एग्जाम्पल देखना, गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है बशर्ते गवर्नर जो है क्या दे दे, आपका एक्सेप्टेंस दे दे, या गवर्नर जो है वो अप्रूवल दे दे। तो गवर्नर का अप्रूवल यहाँ पर ज्यादा ऊपर है कि पहले गवर्नर का अप्रूवल होना चाहिए तभी हम ये काम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे whenever you are using subject to, that basically means you are giving more value to the previous provisions. So it is extremely contrary with in spirit it is contrary to what is notwithstanding. Notwithstanding और इसका दोनों का spirit एकदम अलग है, दोनों का essence बिल्कुल अलग है ना। अब अगर हम spirit of subject to देखें तो it says I'll follow this rule only after checking the other rules, यानी कि मैं ये सारे rules follow कर लूंगा लेकिन पहले वो सारे रूल्स भी पूरे हुए या नहीं हुए मैं एक बार चेक कर लूं। ठीक है, तो मतलब सब्जेक्ट टू प्रोविजन जो है ना वो हमेशा एक चेकलिस्ट लेकर के घूम रहा है अपने साथ में। ठीक है, जो चेकलिस्ट हमें नहीं दिख रही है ऑब्वियसली, बट वो चेकलिस्ट वहां पर है जो ये कह रही है कि भाई अगर ये प्रोविजन पूरा करना है लेकिन पहले वाले हुए या नहीं हुए ये भी देखना जरूरी है। इट इज बेसिकली अ चाइल्ड आस्किंग फॉर परमिशन। ठीक है, इट फॉलोज द रूल्स, अदर रूल्स फर्स्ट, देन इट फॉलोज इटसेल्फ, यानी कि जो इट बेसिकली कंसिडर्स इटसेल्फ एज अ सबऑर्डिनेट रूल। जिस प्रोविजन के साथ सब्जेक्ट टू लगा हुआ है वो सबऑर्डिनेट प्रोविजन है, वो बाकी सारे रूल्स को क्या करता है, पहले फॉलो करता है, फिर अपने आप अपने अंदर दिए हुए रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू जिसके साथ लग गया वो क्या हो गया, वो सबऑर्डिनेट रूल हो जाएगा या सबऑर्डिनेट प्रोविजन हो जाएगा और बाकी सारे ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेंगे। वहीं पर नॉटविथस्टैंडिंग एकदम उल्टा है, जहां पर नॉटविथस्टैंडिंग लग गया वहां पर क्या हो जाएगा, नॉटविथस्टैंडिंग ओवरराइड करेगा, बाकी सब कुछ आपका सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, सो अब एक बेसिक एग्जांपल, मतलब एक सिर्फ एक पूरे इस एक्सप्लेनेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं इन वेरी शॉर्ट तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं।
ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग प्रोविजन जो होते हैं ना, दे आर लाइक द, यू कैन से द, जैसे हम कहते हैं ना, द मिडिल और द यंगेस्ट रेबिलियस चाइल्ड, ठीक है, ये रेबिलियस चाइल्ड है। हम घर के बच्चे होते हैं ना, कि एक बच्चा होता है बड़ा बच्चा जो जिम्मेदार होता है, दैट इज सब्जेक्ट टू, सबकी सबकी बात सुनेगा, सबकी परमिशन लेगा कि मम्मी पापा ट्रिप पे जाऊं क्या, ये कर लूं क्या, ताऊ जी ताई जी से भी ले लेंगे, दादा दादी से भी ले लेंगे, सबसे परमिशन लेंगे। वो सभ्य बच्चा है घर का। सब्जेक्ट टू जो है वो सभ्य बच्चा है, जो सबकी परमिशन ले रहा है, सारे प्रोविजंस को फुलफिल कर रहा है, फिर अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि इट इज थिंकिंग अबाउट एवरीबडी एल्स एंड देन ओनली इट इज गिविंग इटसेल्फ प्रायोरिटी। वहीं पर नॉट विथ स्टैंडिंग इज लाइक द मिडिल और द लास्ट यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द हाउस, जिसे कोई मतलब नहीं है आप क्या कह रहे हो भाई, मैंने जो कह दिया वो फाइनल है, ठीक है। सो इट इज in its own version a naughty, or you can say a rebellious term, जो सारे प्रोविजंस को ओवरराइड करके अपनी बात मनवाना जानती है। जो जैसा कि हमारे घर में हमारे छोटे भाई बहन होते हैं कि यार आप कह रहे हो जो कह रहे हो, मेरी बात मानी जाएगी क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ और मैं जिद्दी हूँ, तो मैं मेरी बात मनवा लूंगा। सो नॉट विथ स्टैंडिंग इज मोर ऑफ अ रिबिलियस प्रोविजन एंड सब्जेक्ट टू इज मोर ऑफ एन ओबीडियंट प्रोविजन, जो सबकी बात सुन के फिर अपनी बात करवाता है, ये अपनी बात मनवाता है, ठीक है। चलिए, आई होप you have understood these particular provisions or these particular words. In case you have any other queries, please let me know in the comment section below. अब उसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, छत्तीसगढ़ एडीपीओ के एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले हैं ऑन 20th of September योर एग्जाम्स आर ड्यू, यानी कि लगभग आपके पास में आप कह सकते हो कि 60 दिन का समय बचा हुआ है आज से, अगर हम देखना चालू करें तो, ठीक है। सो उसी की तैयारी करने के लिए जुडिशरी गोल्ड आपके लिए एक लेकर के आया है एडीपीओ का बैच, ठीक है। ये बैच जो है, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं, जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, फैकल्टीज आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करेंगे, कंप्लीट कवरेज होगा आपके पूरे सिलेबस का, साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जीके जीएस की, ठीक है। सो लाइव क्लासेस फॉर लॉ एंड रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर जीके जीएस, जिसमें आपको साथ ही में एडिशनली विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट यू विल आल्सो गेट 20 मॉक टेस्ट, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंदर 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 5 जीके जीएस के टेस्ट होंगे और 10 फुल लेंथ मॉक्स होंगे, यानी कि जीके जीएस और लॉ मिला करके एक फुल लेंथ टेस्ट होंगे एडीपीओ के पैटर्न पर। ये आपके कोर्स की वैलिडिटी, अगर आप आज भी कोर्स परचेज करते हैं तो कोई टाइम लिमिट इसके ऊपर टाइम वाइज नहीं लगाई गई है, बल्कि इसको एक ओपन एंडेड वैलिडिटी दी गई है, यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं होता है 20 सितंबर को, है ना, और पुश भी हो जाता है आगे, तो तब तक के लिए आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। पूरा स्ट्रक्चर्ड एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिलेगा हमारे फैकल्टीज के साथ में, जहाँ पर मैं और हमारे बाकी सारे फैकल्टीज आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल उसके अंदर चल रहा है बीएससी, यानी कि भारतीय साक्षर अधिनियम। इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू जॉइन दिस बैच, डू टॉक टू आवर काउंसलर्स। इफ यू वांट टू रीच आउट टू आवर काउंसलर्स, आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं इस टोल फ्री नंबर पे, विच इज 6363286363, ठीक है, इट्स अ टोल फ्री नंबर, या फिर आप एक मेल भी लिख सकते हैं toprankers.com पे। नाउ द बैच टाइमिंग इज 7 PM, ठीक है। बैच स्टार्ट 23 जून से हो चुका है, बट अभी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट वहां पर बीएससी कंप्लीट हुआ है या बीएससी चल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आगे के सब्जेक्ट के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट एंड डू फॉलो अस ऑन द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म सो दैट you get much more important and interesting information in these interesting manners. Bye everyone, make your day great.